सामान्य हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको स्वरों का वर्गीकरण पार्ट 2 पढ़ाएंगे, साथ ही स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान भी बताएंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने आपसे बताया था कि जो स्वर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है वो 6 आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। इसमें से आप 3 आधार पढ़ चुके हैं, तो आज हम चौथा आधार जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। देखिए, जिह्वा की स्थिति के आधार पर जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ आगे रहती है, कुछ वर्णों के उच्चारण में जीभ बीच में चली जाती है, कुछ वर्णों के उच्चारण में और पीछे चली जाती है। तो इस आधार पर स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र स्वर, यानी अग्र माने आगे, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ हमारी आगे ही रहती है। ये देखिए, ये आपकी जीभ है, ये आपकी जीभ है और ये यही आगे ही रहेगी। तो ऐसे स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ आगे ही रहेगी वो अग्र स्वर कहलाते हैं। और अग्र स्वर हमारे हैं ई, ई, री, ए, ऐ। ये 4 स्वर वर्ण जो हैं वो अग्र स्वर में आते हैं। यहां देखिए, ई, ई, री, ए, ऐ। यहां ये आप समझे रहिएगा कि चूंकि ये जो है आ और ई से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये जो है ई का क्या हुआ, संबंधी हुआ। यानी जहां ई रहेगी वहां ए भी रहेगा। तो इसको आप दिमाग में रखे रहिएगा। दूसरा है मध्य स्वर। इकलौता आ है स्वर वर्णों में जिसके उच्चारण में जीभ हमारी बीच में रहती है, इसीलिए इसे मध्य स्वर कहा गया है या इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। यहां देखिए जीभ की स्थिति, ये आपकी जीभ है। तो जब आप जो है आ का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ मध्य में आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। तो इसीलिए जो है आ मध्य स्वर या बीच माने केंद्र, केंद्रीय स्वर आ को कहा जाता है। तीसरा है पार्श्व स्वर। पार्श्व माने पीछे, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ पीछे की तरफ चली जाती है उसको पार्श्व स्वर कहते हैं। पार्श्व स्वर कौन है? बड़ा ऊ, ऊ, ओ, औ। ये 5 जो हैं स्वर वर्ण पार्श्व स्वर में आते हैं। ये देखिए हमारी जीभ है और जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है पीछे की तरफ चली जाती है, इसीलिए इन्हें पार्श्व स्वर कहा गया है। यहां भी जैसे हमने ऊपर बताया कि ई का संबंधी ये है, तो यहां भी जानिए ऊ का संबंधी ओ जो है वो ऊ का संबंधी है, क्योंकि आ और ऊ से ही ओ की उत्पत्ति हुई है। तो जहां ऊ रहेगा वहां ओ रहेगा। तो इसको आप समझ गए होंगे कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर 3 तरह के स्वर वर्ण हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पार्श्व स्वर। देखिए, यहां से जो है क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं कि निम्न में से, मान लीजिए आ गया कि निम्न में से अग्र स्वर कौन है? कौन है?
4 ऑप्शन आपको दे दिया गया। ए, आ, बी, उ, सी, अ और डी जो है औ। अब आपकी नजर में एक बार क्वेश्चन आया तो आप देखेंगे कि आ तो जो है आ का उच्चारण बिल्कुल पीछे से होता है। उ जो है उसमें भी जीवा हमारी पीछे चली जाती है। आ जो है वही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि औ भी जो है वो पार्श्व स्वर है। तो इसमें आ, उ, औ जो है वो पार्श्व स्वर है और आ ही जो है वो मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए, ये केवल पढ़ने की बात नहीं, इसको आप बोल करके भी जान सकते हैं। चलिए हम दूसरे वर्गीकरण की तरफ चलते हैं। पांचवा वर्गीकरण जो किया गया है वो ओष्ठों की स्थिति के आधार पर किया गया। ओष्ठ माने ऊंट। देखिए, कुछ वर्ण ऐसे हैं कि जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे ओंठ जो हैं वो दोनों मिल जाते हैं और गोल आकार ले लेते हैं, और कुछ वर्णों के उच्चारण में ऐसा नहीं होता है। दोनों स्थितियां बनती हैं, कुछ में गोल होते हैं, कुछ में नहीं होते। तो इस आधार पर स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आवृत्तमुखी और दूसरा है वृत्तमुखी। वृत्त माने होता है गोला, गोले को ही क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। आवृत्त, आ माने नहीं, जिसमें वृत्त नहीं होता, यानी जिसमें ओंठ गोल नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं? आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर। और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे दोनों ओष्ठ जो है मिलकर के गोल हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर। अब देखना है कि कौन से वर्ण आवृत्तमुखी में आएंगे और कौन से वृत्तमुखी में आएंगे। तो यहां हमने लिख भी दिया है, जिसमें ओंठ गोल नहीं होते वो आवृत्तमुखी, और जिसमें ओंठ गोल होते हैं वो क्या है? वृत्तमुखी स्वर है। आवृत्तमुखी स्वर में छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, री, ए और ऐ, ये 7 स्वर वर्ण जो है वो आवृत्तमुखी स्वर में आते हैं। यानी इन वर्णों के उच्चारण में हमारे ओंठ गोल नहीं होते हैं। अब यहां हमने जो बात वहां हमने बताई थी कि ये जो है वो ई के संबंधी है, यहां भी देख लीजिए ई और ऐ जो है वो साथ में ही आए हैं। यानी ई के भी उच्चारण में ओठ गोल नहीं होते और ऐ के भी उच्चारण में ओठ गोल नहीं होते। तो इसको दिमाग में रखिएगा कि इन दोनों वर्गीकरण में जहां ई होगा वहां ए होगा, जहां उ होगा वहां औ होगा। अब दूसरा है वृत्तमुखी, जिसमें ओठ गोल हो जाते हैं। इसमें 4 वर्ण आते हैं। इसमें है उ, ओ और औ। आप उच्चारण करके देख लीजिए, उ, ओ, औ। आपके दोनों ओठ मिलकर के बीच में थोड़ा सा हवा जो अंदर से प्राणवायु आ रही है वो निकलती है और दोनों ओठ जो होते हैं वो गोलाई ले लेते हैं, इसीलिए इन्हें वृत्तमुखी कहा गया है। तो ये 4 वर्ण है उ, ओ और औ, ये वृत्तमुखी स्वर में आते हैं। अब यहां से भी क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में कौन वृत्तमुखी स्वर नहीं है? निम्न में से कौन
वृत्तमुखी स्वर नहीं है। या वृत्तमुखी ध्वनि नहीं है, स्वर ध्वनि नहीं है, नहीं है। यहां चाहे स्वर आए या ना आए, ध्वनि आए तो भी आप जान लीजिएगा। तो पहला है अ, बी है, ई, सी है, ऊ, बड़ा ऊ, आ, डी है, औ। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको देखना है कि इसमें से कौन सा स्वर जो है वो वृत्तमुखी नहीं है। अब देखिए, ऊ आपका है तो ऊ आपका वृत्तमुखी है, सॉरी, देखिए इसमें से कौन सा वृत्तमुखी नहीं है, यानी किन स्वर के उच्चारण में ओठ की गोलाई नहीं आती है। तो ऊ के में भी आती है, बड़ा ऊ में भी आती है, औ में भी आती है, केवल जो है आपका ये आ बच रहा है जिसके उच्चारण में ओठ गोल नहीं होते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। चलिए अब हम छठे आधार को पढ़ते हैं। ये आधार है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर भी स्वर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें हम पहले ये जान लेते हैं कि किस वर्ण का क्या उच्चारण स्थान है। देखिए, जो वर्ण हमारे मुख से निकलते हैं वो हमारे मुख के 6 भागों से उच्चारित होते हैं। वो 6 भाग कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नाक से। अब इन्हीं 6 भागों से सारे वर्णों का उच्चारण होता है। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारे 11 स्वर वर्ण हैं कौन किस वर्ण भाग से उच्चारित होता है। देखिए, आ बोल के देखिए आप, कंठ से ये उच्चारित होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा जो है वो तालु को स्पर्श करती है, जिससे हमारे मुख से ई और ई का उच्चारण होता है। तो ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ऊ आप बोल के देखिए, ऊ दोनों ओठ मिल जाते हैं। तो ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, यानी हमारे ओंठ। इसी तरह से री को जब उच्चारित आप करते हैं या जब री आप बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है मूर्धा को हमारे छूती है। मूर्धा क्या है? कंठ के आगे का जो ऊपरी जबड़े का भाग है वही मूर्धा है। तो री के उच्चारण में जीभ मूर्धा को छूती है, तो री का उच्चारण स्थान क्या हुआ? मूर्धा हुआ। इसी तरह से ए और ए का उच्चारण स्थान देखिए, चूंकि आप जब हमने स्वर वर्णों का वर्गीकरण का पहला आधार पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर जो है स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया था। एक जो है मूल स्वर और दूसरे दीर्घ स्वर। तो ए को हमने आपको बताया था कि ए और ए जो है वो आ और ई को मिला करके, यानी ए जो है आ और ई को मिला करके बना हुआ है।
आ और ई को मिला करके क्या बना हुआ है, ए। और फिर आ और ए को मिला करके बना है ऐ। अब यहां देख लीजिए, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो जब ये आ और ई के मेल से बना हुआ है तो इसका उच्चारण स्थान भी दोनों रहेंगे, यानी ए का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ तालु। दोनों आ का जो उच्चारण स्थान है और ई का जो उच्चारण स्थान है दोनों इसमें रहेंगे। दोनों भागों से ये उच्चारित होता है, कंठ से भी और तालु से भी। तो इस तरह ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ तालु है। इसी तरह से ओ और औ का भी देखिए, ओ जो है आ और ऊ से मिलकर बना हुआ है, आ और ऊ से जो है ओ बना हुआ है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो यही दोनों उच्चारण स्थान इसके होंगे। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ ओष्ठ। दोनों मिलकर के उच्चारित करते हैं, कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर उच्चारित करते हैं। आप उच्चारित करके देख लीजिए, ओ कंठ भी जो है प्रयास कर रहा है और ओष्ठ भी प्रयास कर रहा है। दोनों के प्रयास से जो है वो ओ और औ का उच्चारण हो रहा है। इसी तरह से ए ऐ कंठ के भी प्रयास से और तालु के भी प्रयास से ए और ऐ का उच्चारण हो रहा है। तो इसलिए ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। तो आपने देख लिया इस तरह से। इसमें देखिए, केवल आप जो है इन चारों को जान लीजिए कि चारों का उच्चारण स्थान क्या है। आ का कंठ, ई का तालु, ऊ का ओष्ठ और री का मूर्धा। इसके बाद जो भी हमने बताया कि ये दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान इसमें शामिल हो जाएगा। तो ए का कंठ तालु आ जाएगा और ओ औ का क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ हो जाएगा। तो ये जो है आप समझ गए होंगे। अब हमें पढ़ाना है छठा आधार जो उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया है। उसमें जो है देखिए, जिसका अभी हमने बताया कि आ का जन्म कंठ से हुआ है। तो जहां से जिसका जन्म होता है या जहां जिसका जन्म होता है उसी नाम से वो जाना जाता है। जैसे भारत में जिसका जन्म हुआ है या हिंदुस्तान में जिसका जन्म हुआ है तो वो भारतीय या हिंदुस्तानी कहलाएगा। पाकिस्तान में जिसका जन्म हुआ है पाकिस्तानी कहलाएगा। अमेरिका में जिसका जन्म हुआ अमेरिकी कहलाएगा। चीन में जन्म हुआ तो चीनी कहलाएगा। उसी तरह से ये वर्ण भी हैं। चूंकि आ का जन्म जो है कंठ से हुआ है तो इसलिए ये कंठ वर्ण या कंठ ध्वनि या कंठ स्वर कहलाएंगे। तो अब इसको हम देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर 6 तरह के स्वर वर्ण हैं। अब इन 6 में कौन है, ये जो हमारी अभी हमने बताया कि 6 भागों से वर्ण उच्चारित होते हैं। हमारे मुख के 6 भागों से वर्ण उच्चारित होते हैं। तो यही 6 भाग जो हैं ये वर्गीकरण में है, यानी 6 तरह के स्वर वर्ण हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला है कंठ वर्ण। देखिए, इसको आप चाहे कंठ स्वर कहिए
चाहे कंठ वर्ण कहिए और चाहे कंठ ध्वनि कहिए, सब एक ही है। कंठ वर्ण या कंठ ध्वनि या कंठ स्वर, चाहे जो कहिए। तो कंठ जो कंठ से उच्चारित होता वो क्या कहलाएगा? कंठ वर्ण या कंठ ध्वनि या कंठ स्वर कहलाएगा। तो कंठ ध्वनि कौन सी है? आ और आ। इसी तरह से जो वहां तालु से उच्चारित है वो तालव्य वर्ण ध्वनि या स्वर कहलाएगा। तो तालव्य में कौन है? ई और ई। ई और ई की ध्वनि जो है वो तालव्य है, या यूं कहिए कि ई तालव्य वर्ण है या ई तालव्य स्वर है। तीसरा है ओष्ठ। देखिए ऊ का उच्चारण स्थान वहां देखे आपने, ओठ है हमारे, दोनों ओठ जब मिलते हैं तो ऊ या ऊ का उच्चारण होता है। तो ओठ से उच्चारित होने का कारण इन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओठ से उच्चारित होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण या ओष्ठ ध्वनि या ओष्ठ स्वर कहते हैं। तो इस तरह से ऊ जो है वो ओष्ठ है। अब चौथा है मूर्धन्य। मूर्धा से हमारा री उच्चारित होता है, तो री मूर्धा से उच्चारित होने के कारण ये जो है मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य ध्वनि या मूर्धन्य वर्ण है। इसी तरह से ए और ऐ जो है वो कंठ और तालु दो जगह से उच्चारित होते हैं, दो जगह से उनके उच्चारण में प्रयास करना पड़ता है। तो वो कंठ तालव्य वर्ण है या कंठ तालव्य ध्वनि है या कंठ तालव्य स्वर है। इसी तरह से ओ और औ को देखिए, ओ और औ जो है वो कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? कंठोष्ठ। क्या है? कंठोष्ठ वर्ण या कंठोष्ठ ध्वनि या कंठोष्ठ स्वर। तो इस तरह से हमारे स्वर वर्णों का वर्गीकरण 6 आधारों पर जो किया गया है वो आप 6 आधार जो है पढ़ लिए हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के इसमें बन रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ये देखिए कि निम्न में से कौन मूर्धन्य वर्ण है? निम्न में से कौन मूर्धन्य ध्वनि है? वर्ण या ध्वनि जो भी आए ध्वनि है। तो मूर्धन्य ध्वनि कौन है? 4 ऑप्शन दे दिया गया। ई, ए, सी, री दे दिया गया और डी में आपके औ दे दिया गया। अब चारों में से आपको चुनना है। तो पहले आप ई को देखेंगे। ई क्या है? तालव्य है। ऐ क्या है? कंठ तालव्य है। री क्या है? मूर्धन्य है। और ओ को आप देखें तो वो क्या है? कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ। तो आपका सही आंसर क्या हुआ? आपसे मूर्धन्य ध्वनि पूछी गई है तो आपका सही आंसर सी हुआ कि री जो है वो मूर्धन्य ध्वनि है। इसी तरह से देखिए ये उच्चारण स्थान से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं कि किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। इसमें से कोई भी वर्ण दिया रहेगा कि निम्न में से कौन कंठोष्ठ ध्वनि है? कंठोष्ठ
ध्वनि है ए, अ, बी, री, सी दे दिया गया, ऊ और डी दे दिया गया, आओ। तो एक नजर में आप देखेंगे तो समझेंगे कि आ जो है वो कंठ से उच्चारित होता है, री मूर्धा से उच्चारित होता है, ऊ जो है वो ओष से उच्चारित होता है। तो बचा कौन? आओ। यही जो है कंठोष्ठ से उच्चारित होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, चाहे जो परीक्षा हो। तो आप जो है, हम समझते हैं कि आप जो है स्वर वर्णों का वर्गीकरण और वर्णों का उच्चारण स्थान बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये भी जान गए होंगे कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थोड़े से अभ्यास से आप बहुत अच्छी तरह से इसको कर ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम अगली वीडियो में व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।